अपने भाई की शादी अपनी ननद के साथ की, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। आज उनकी शादी की पहली रात थी। मुझे उनके कमरे से दूर ही रहना चाहिए था। मेरा वहां पर कोई काम नहीं था, लेकिन मैं उनकी तरफ से परेशान हो गई, तो मैंने जाकर दरवाजे पर दस्तक दे दी। अब मैं सोच ही रही थी कि मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे वापस चले जाना चाहिए। मैं जैसे ही वापस जाने लगी, मेरी ननद ने दरवाजा खोल दिया और सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी ननद बिना कपड़ों के। मेरी शादी जिस घर में हुई थी उसमें सिर्फ मेरी एक ननद थी जो पागल थी। सब कहते थे कि उसके साथ बचपन में कोई हादसा हो गया था, इसलिए ये पागल है, लेकिन देखने में वह बिल्कुल ठीक लगती थी। परेशानी में तबीयत खराब हो जाती। मेरा पति बाहर विदेश में काम करता था। उसने कहा था कि शादी के बाद भी उसे विदेश जाकर ही काम करना होगा। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। मैं वैसे नहीं थी जो अपने पति को अपने हाथ में रखकर बैठना चाहती थी। मैं कहती थी कि बाहर विदेश जाए या जहाँ भी जाए, बस पैसा कमाए। मुझे बस पैसे से मतलब था। मैं अपनी जिंदगी में सोचती थी कि पैसा है तो सब कुछ है और पैसा नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं। इसलिए मेरे लिए पैसा बहुत जरूरी था। दुनिया की हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, तो फिर इंसान ये क्यों कहता है कि बस उसको तो जरूरत के लिए पैसा चाहिए? ऐसा नहीं होता। हर इंसान को पैसा चाहिए और जितने ज्यादा हो उतना कम लगता है। मेरी सास खुद ही मेरी ननद का ख्याल रखती। उसका नाम निकिता है। देखने में बहुत खूबसूरत थी और जवान भी, लेकिन जब यह पागल है तो फिर जवानी और खूबसूरती का क्या फायदा? मेरी सास पूरा दिन उसके काम करती रहती। मुझे कभी भी कुछ करने की तकलीफ नहीं देती थी। यह नहीं कहती थी कि मैं उसका काम करूं, और मैं करती भी नहीं थी। मेरा पति शादी के 2 महीने बाद विदेश वापस चला गया। उसने कहा कि वो 1 साल के बाद आएगा, इससे पहले नहीं आ सकता, क्योंकि जिस जगह पर वह काम करता है उनकी पॉलिसी ऐसी थी। मेरी सास बहुत बीमार रहती थी। एक दिन वह दुनिया से चली गई। जाने से पहले मैं ही उसके पास थी। मुझे पता था उनका आखिरी वक्त आ चुका है। मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मेरी सास मुझसे कभी कुछ नहीं बोलती थी, अपने काम से काम रखती थी। मेरे मामले में कभी नहीं बोली थी। उन्होंने मुझे कहा कि तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन अब ऐसे करनी पड़ रही है। दरअसल दानिया तुम्हारे भाई को बहुत पसंद करती है। अगर तुम मानो तो दोनों की आपस में शादी करा दो। मेरी बेटी को खुशी मिल जाएगी तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं तो यह बात सुनकर हैरान रह गई। मेरा एक ही भाई था जो कभी कभी हमारे घर आता था। मेरा भाई भी बिल्कुल हीरो जैसा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। हमारे खानदान का सबसे लाडला था, क्योंकि एक ही लड़का था। मेरे 3 चाचा थे, लेकिन सबको भगवान ने बेटियां दी थी। बस हमारे ही परिवार का एक लाडला मेरा भाई था, इसलिए सब उसको बहुत प्यार करते। मैंने अपनी सास की तरफ हैरान होकर देखा कि वो ऐसे बातें कैसे कह सकती है। वो अपनी पागल बेटी का रिश्ता मेरे नौजवान और हसीन भाई के साथ करवाना चाहती थी। मेरा भाई सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि उसकी नौकरी भी अच्छी थी। वो अच्छे पैसे भी कमाता था। मैं तो हैरान थी। मेरी सास ने कहा कि वो तुम्हारे भाई से मोहब्बत करती है। मैंने कहा कि उसे अपने आप का तो पता नहीं, तो उसे मोहब्बत का क्या पता होगा। मेरी सास बोली, जब उसकी शादी हो जाएगी तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हारा पति तो हमेशा अपने कामों में मशरूफ रहता है। मैं भी इस दुनिया में नहीं रही तो उसका क्या होगा? तुम अपने भाई के साथ उसकी शादी करवा दो, दोनों हमेशा खुश रहेंगे। मेरी आत्मा को भी सुकून आ जाएगा। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं सास से कह दूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो पहले ही अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, इसलिए मैंने उनको ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं देखूंगी, अपने भाई से बात करूंगी। उन्होंने कहा, मेरी बेटी का ख्याल रखना, वो बड़ी मासूम है, जो तुम कहोगी वो करेगी, तुम्हारे सारे काम भी करेगी, बस उसे कभी कोई दुख मत देना। हमने उसे बड़ी मन्नतों से
पाया है और वो बेचारी अपनी जगह पर बेबस है। उसके साथ बहुत समस्याएं हैं, उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मैं एक मरते हुए इंसान को क्या कह सकती थी। मैंने उनकी हर बात के लिए हाँ में सर हिला दिया और कह दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मेरी सास इस दुनिया से चली गई। मेरा पति उनके मरने पर नहीं आ सका, लेकिन बड़ा परेशान था। उसने भी यही कहा कि मेरी बहन का घर पर ख्याल रखना। अब मेरे ससुराल की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। जो दिल करता मैं करती, कभी दिल करता तो उठती, जो दिल करता पकाती, कभी खाती, कभी बाहर से ऑर्डर कर देती, अपनी ननद को भी दे देती। लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसका क्या करूं। मेरी एक सहेली थी, उसने कहा कि इसको बेच दे। मैंने कहा इसको कौन खरीदेगा? तो उसने कहा ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो शादी करने के लिए औरतों को खरीद लेते हैं। यह तो बड़ी पुरानी रस्म चलती आ रही है, आजकल भी यह चलता है। वो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसको तो कोई भी ले लेगा। मैंने कहा कि तुम ही फिर किसी का पता करो कि ऐसा कौन है जो उसको खरीदेगा। उसने कहा कि ठीक है, मैं पता करूंगी। मेरी सहेली का पति बहुत ज़्यादा अमीर था और उसका ऐसे लोगों में आना जाना था। उसका पति अच्छे काम नहीं करता था, लोगों से पैसे लेकर रखता था कि किसी बिजनेस में लगाकर डबल कर देगा, बाद में एक दो को प्रॉफिट दे देता और फिर सब लोग ज़्यादा पैसा लगाते तो कहता कि बिजनेस डूब गया है, यानी लोगों को धोखा देता था। लेकिन उसका ऐसे लोगों के साथ ही काम था और किसी लड़की को खरीदकर उनसे शादी करना कौन सा अच्छा काम है? ये काम बुरे लोग ही कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद मेरी सहेली ने एक फैमिली के बारे में बताया जिनके 4 बच्चे थे और दोनों पति पत्नी नौकरी करते थे। इसके लिए उनको अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए एक लड़की चाहिए थी। मैंने दिल में सोचा कि यह तो पहले वैसे ही पागल है, यह अपना ख्याल नहीं रख सकती, बच्चों का ख्याल कैसे रखेगी? पर वो लोग बहुत अच्छे पैसे देने को तैयार थे। मैंने कहा कि पैसे तो अच्छे दे रहे हैं, इनको जब तक पता चलेगा तब तक सौदा हो जाएगा। मैं इनको अपने घर का पता नहीं बताऊंगी और जो नंबर दूंगी वो बदल लूंगी। मैंने अपने दिमाग में सारा प्लान बना लिया और अपनी ननद को बेचने का इरादा कर लिया। उन लोगों ने कहा कि हमें पहले लड़की की तस्वीर दिखाओ, उसकी उम्र क्या है और उसने कितनी पढ़ाई की है। पढ़ाई और उम्र के बारे में मैंने झूठ बोल दिया। जब तस्वीर दिखाई तो वह लोग बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी ही प्यारी लड़की चाहिए थी जो मेरे बच्चों को संभाले, क्योंकि हमारे बच्चे पहले भी 2-4 औरतों को भगा चुके हैं। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हैं, लेकिन यह खूबसूरत है तो इसका गुजारा हो जाएगा और हमारी सोसाइटी में भी यह हमारे साथ चलती हुई अच्छी लगेगी। हमें कोई ऐसी नौकरानी नहीं चाहिए जो फटे पुराने कपड़े पहनती हो और जो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हालत में रहती हो, बुरी लगती हो। उनको मेरी ननद पसंद आ गई। जब पैसे की बात हुई तो मेरे दोस्त ने कहा था कि तुम अपना मुंह मत खोलना, हो सकता है कि वह बहुत ज़्यादा पैसे देने वाले हों और तुम थोड़ा पैसा बता दो, इसलिए तुम खामोश रहना। जब उन्होंने पैसे की बात की तो मैं वाकई हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि हम आपको 60 लाख रुपए देंगे, लेकिन इसके बाद आपका इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। यह हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी और दिन रात हमारे साथ रहेगी। अगर आपको कभी इससे मिलने की कोशिश करेंगे तो हम आपको मिलवा देंगे, लेकिन आप इसे अपने साथ नहीं कहीं भी नहीं ले जा पाएंगी। मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, मुझे 60 लाख रुपए बिल्कुल भी बुरे नहीं लग रहे थे। मैंने अपनी ननद को बेच दिया और उनसे कहा कि अब इसे हमेशा के लिए आपके साथ ही रहना है। वैसे भी पागल थी, मेरी बात आराम से मान गई। मेरी सास इस दुनिया में थी नहीं, अब रह गया था मेरा पति। तो उसको मैंने यह कह दिया कि निकिता घर से भाग गई। मैंने पहले ही अपने पति को बातों बातों में बताना शुरू कर दिया था कि आजकल निकिता की हालत बहुत ठीक नहीं लगती। आपकी माँ का फ़ोन उसने अपने पास रख लिया और पूरा दिन फ़ोन पर लगी रहती है। पता नहीं फ़ोन में क्या देखती रहती है, उसे क्या समझ आता है।
अजीब अजीब सी हरकतें फोन में करती रहती है। कभी कुछ देखती है और रोने लगती है, कभी हंसने लगती है। मेरी कोई भी बात नहीं मानती। मैंने एक दिन यह भी कहा कि वह अचानक कहीं चली गई थी। फोन भी बंद था, लेकिन 2 घंटे बाद वापस आ गई। मेरा पति यही कहता था कि उसका ख्याल रखो, उस पर नजर रखो। मैंने बड़े ही तरीके से उसको ये कहा कि वह तो घर से ही भाग गई। मेरा पति हैरान रह गया और मेरे सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हो गया कि उनकी बहन इस तरह की है। लेकिन वो क्या बोल सकता था, खामोश हो गया। उसने कहा कि तलाश करने की कोशिश करो, पर मैं कैसे तलाश करती। उसने कहा कि अगर वह वापस आए तो उसे घर से निकाल देना। मैंने कहा कि ठीक है। मैं तो यह सोचकर खुश हो रही थी कि अब वह पागल मेरे पास कहाँ से आएगी। उसे तो मैंने इतनी दूर भेज दिया कि अब हमारी शक्ल भी न देख पाए। मुझे तो लगा था कि वह पागल किसी काम की नहीं है, लेकिन वह तो इतनी काम की होगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पास पैसे आ गए, मैं बड़ी खुश थी। लेकिन अभी 1 ही हफ्ता हुआ था कि जिन लोगों को मैंने अपनी ननद को बेचा था, उन्होंने मुझे कॉल की और ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि हम बड़े अमीर लोग हैं और अमीर लोग थोड़े शक्की भी होते हैं। अपने हमारे घर में ऐसी लड़की भेजी जो आते ही घर की सफाई करने में लग गई। हमने कहा कि जरा घर को साफ करो, और आपको पता है कि क्या हुआ। वो घर साफ कर रही थी जब उसे इस घर में एक अजीब सी जगह मिल गई, यानी कि एक 4 फुट की जगह जिसके बारे में हमें पता नहीं था, और यह दीवार के पीछे थी। और जब हमने उस जगह को खोदा तो उसमें सोना ही सोना और दौलत ही दौलत थी। हम तो अब तक हैरान हैं कि हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये लड़की तो बड़ी किस्मत वाली है, इसके हाथों से ही वह सब कुछ हुआ। अब हम लोग अपनी सारी फैमिली को लेकर बाहर के विदेश जा रहे हैं, लेकिन इसको अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि हमें इसका भी पासपोर्ट वीजा बनवाना पड़ेगा। आप इसको वापस ले जाएं। मैंने जब यह बात सुनी तो मैं हैरान रह गई। मेरी माँ कहा करती थी कि यह जो भगवान के लोग होते हैं, यानी जिसमें कोई ना कोई कमी होती है, उनकी किस्मत बड़ी अच्छी होती है और कभी कभी उनको ऐसी बातों के बारे में पता होता है जो आम लोगों को नहीं होता। लोग उनके हाथों से लॉटरी के टिकट लिखवाते हैं और जीतते हैं, और इस तरह के केस पहले भी हो चुके हैं। मैं सोच में पड़ गई। उस औरत ने कहा कि आप बताएं कि क्या करना है, नहीं तो फिर हम इसको कहीं और बेच देंगे, क्योंकि जब हम उनको बताएंगे कि यह इस तरह की है तो इसकी कीमत भी हम लोगों को दुगनी मिलेगी, और वह भी ज़्यादा। हम इसको अपने साथ नहीं ले जा सकते। हमारी ये परेशानी है कि हम इंडिया में रहना नहीं चाहते। हमारे पास बहुत दौलत है, हम दुनिया के किसी और मुल्क में रहने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा कि आप मुझे ही वापस भेज दें। जितने पैसे आपने मुझे दिए थे, मैं वह पैसा आपको वापस कर देती हूँ, उससे ज़्यादा तो मेरे पास है नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, और मुझे कहा कि मैं उनके घर आ जाऊँ। जब मैं उनके घर गई तो मैं सच में हैरान रह गई, क्योंकि जिस जगह का उसने जिक्र किया था वह जगह अभी भी नजर आ रही थी, और यह लड़की भी चुपचाप बैठी थी। उन्होंने कहा कि यह बड़ी किस्मत वाली है। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, भाभी आप मुझे लेने आ गई। यह लोग भी कह रहे थे कि एक दिन आप मुझे लेने आ जाओगी। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन तुम यह बात किसी को मत नहीं बताना, तुम्हें मैंने यहाँ पर छोड़ा था। उसने कहा कि ठीक है। मैंने उसे वापस बुला लिया और वह फिर से मेरे घर पर आ गई, लेकिन अब फिर मेरे लिए मुश्किल हो गई थी कि मैं अपने पति को क्या बताऊं। मेरे पति ने कहा था कि उसे तलाश करो, और अगर वह वापस आने की कोशिश करे तो उसे घर में ना आने देना, उसे घर से बाहर निकाल देना। यह उसकी सजा होगी। मैं तो बुरी तरह फंस गई। वो कहते हैं ना कि एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। काश कि मैंने उसे यह सब कुछ ना कहा होता और सारा मामला इसी तरह साफ हो जाता कि उसके 9-10 दिन की ही बात थी। लेकिन मैंने तो उसे बड़ी बड़ी कहानियां सुना दी थी। अब मुझे उनसे फिर झूठ बोलना पड़ेगा। मैंने उससे कहा कि दरअसल तुम्हारी बहन भागी नहीं थी, वो पागल है ना, तो
तो वह अपनी एक सहेली के घर चली गई थी और वहां जाकर छिप गई थी। हमें लगा कि वह किसी लड़के के साथ भाग गई है। मेरा पति हैरान था। वो पूरी दुनिया में आता जाता था, काम कर चुका था, बाहर रहता था। उसको पता चल जाता है कि मैं कब झूठ बोल रही हूँ, लेकिन शायद उसे मुझ पर भरोसा था, जितनी मेरी बात मान ली। उसने कहा कि हाँ, यह हो सकता है, वो पागल है। एक बार पहले भी इसी तरह निकल गई थी और हम एक हफ्ते बाद मिली थी। हमें पता चला था कि वह चाचा के घर चली गई थी और उनको कहा था कि मैं माँ से लड़ाई करके आई हूँ, इसलिए मेरे बारे में किसी को ना बताएं। हो सकता कि ऐसा ही कोई मामला इस दफा भी हुआ हो। तुमने उससे सही तरह पूछा है ना? मैंने कहा कि हाँ, मैंने उससे अच्छी तरह पूछा है। उसकी सहेली ने भी कहा था कि यह कह रही थी कि किसी को बताना नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन फिर मैंने बता दिया। मेरे पति ने मुझे डांट दिया और उसने कहा कि फिर तुम कहाँ थी जब वह घर से गई थी? तुम उसका ख्याल नहीं रख सकती थी और तुम उसे तलाश करने की बजाय उसके बारे में कहानियां बना रही थी कि वह घर से भाग गई। मेरी बहन पागल है। भला वह किसके साथ घर से भाग सकती है? उसे क्या पता कि यह सब कैसे होता है और वह कौन होगा जो उसके साथ लेकर भागेगा। पूरे मोहल्ले को, सारे खानदान को पता है कि उसका दिमाग खराब है। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन अब उसकी उम्र शादी की हो चुकी है। मैं उसकी शादी करवाना चाहती हूँ। मेरे पति ने कहा कि किससे शादी करवाओगी? कोई भी शादी नहीं करेगा उससे। मैंने उससे कहा कि मेरे पास एक लड़का है, मैं उससे शादी करवा दूंगी। मेरे पति ने कहा कि मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे नहीं पता तुम मुझे क्या कहानी सुना रही हो, बस मेरी बहन का ख्याल रखो। मैंने कहा कि हाँ, बिल्कुल ख्याल रखूंगी, आप फिक्र ना करें। दरअसल मैं अपनी नंद की शादी अपने भाई से करवाना चाहती थी, क्योंकि मेरे भाई की जिंदगी में बहुत ऊंच नीच परेशानियां हो रही थी। उसने नया कारोबार शुरू किया था जो खत्म हो गया था। उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और उसने किसी जगह पैसे लगा रखे थे, वह पैसे भी फंस गए थे। उसने अपने दोस्त के साथ ही कारोबार शुरू किया था। उसका दोस्त अब पैसे देने से इनकार कर गया था। उसने कहा था कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मेरा भाई कहता है कि मेरी किस्मत बड़ी खराब चल रही है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मुझे किसी की नजर लग गई है। खूबसूरत लोगों को नजर लग ही जाती है, इसलिए मैंने अपने दिमाग में यह प्लान बनाया था कि मैं अपनी ननद की शादी अपने भाई से करवा दूंगी, ताकि उसकी किस्मत की वजह से मेरे भाई की किस्मत चमक जाए। मैं इसे कहीं और बेच सकती थी, लेकिन मैं इसे बेचना नहीं चाहती थी। यह वही बात थी कि मैं अंडा खाना चाहती थी, मुर्गी नहीं खाना चाहती थी। मैंने अपने भाई को यह सब बताया और उसे भी राजी कर लिया। उसे राजी करना भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन वह हुस्नप्रस्त आदमी था। उसने जब लड़की को देखा तो मैंने कहा कि यह बड़ी प्यारी है। उसने कहा कि यह पागल है, इसे संभालना तुम्हारे लिए आसान होगा। उसने कहा कि बहन, तुम कैसी बातें कर रही हो, पागलों को संभालना आसान कहाँ होता है। तो मैंने कहा कि यह इस तरह की पागल नहीं है, इसे थोड़ा सा गुस्सा करोगे तो यह डरकर एक जगह बैठ जाती है। तुम भी ऐसा ही करना, इसे शुरू से ही काबू में रखोगे तो यह चुपचाप हमारे साथ जिंदगी गुजारेगी। और तुम्हें किसी को भी यह थोड़ा बताना है कि यह तुम्हारी पत्नी है। बस हम यही चाहते हैं कि तुम इससे सादगी से शादी कर लो और इसकी खुशकिस्मती का फायदा उठाओ। मेरे भाई ने हाँ में सर हिला दिया। मेरे भी अब बड़े अजीब हालात चल रहे थे। मेरी जिंदगी में एक तरफ अपने पति को बड़ी मुश्किल से मनाया, दूसरी तरफ अपने भाई को, अपनी ननद को भी मनाना था। लेकिन उसकी माँ ने तो मुझे पहले ही कहा था कि वह मेरे भाई को पसंद करती है, तो फिर वह क्यों ना मान जाती। मैंने जब उससे यह बात की तो उसने कहा कि वह तो पुरानी बात है, अब मेरा दिल नहीं मानता। मैंने कहा कि अब तुम्हारे दिल को क्या हो गया? मेरा भाई कोई गया गुजरा है, मेरा भाई भी बहुत अच्छा इंसान है और तुम तो मेरे भाई को पसंद करती थी ना। अब इस बात के लिए कौन सा 1 साल हो गया है कि अब तुम्हारा दिल नहीं मानेगा? क्या जिस इंसान को पहले मोहब्बत करती थी वो बुरा हो गया है? क्या उसने कहा कि मोहब्बत नहीं करती थी, सिर्फ पसंद करती थी, मुझे अच्छे लगते थे, पर अब मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैंने कहा कि तुम्हें शादी करनी होगी,
मेरा ऐसा कहना था कि उसने मुझे अजीब सी नजरों से देखा, तो मैंने कहा कि यह मेरी ख्वाहिश है, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? अब हमारा एक दूसरे के सिवा है ही कौन? तुम्हारा भाई तो विदेश गया है, उसे तो वहाँ की फिक्र नहीं है। वह पूरे 2 साल में आएगा और रह गए सिर्फ तुम और मैं। क्या हम एक दूसरे के लिए इतना नहीं कर सकते? मैंने उसे अपनी बातों के जाल में उलझा लिया और उसने भी मेरी बात मान ली। उसने कहा कि ठीक है। मैंने अपने भाई को कहा कि वह शादी की तैयारियां करे और शादी की पहली ही रात ढेर सारी लॉटरियों के टिकट भी ले आए और शादी की पहली ही रात अपनी पत्नी के साथ बैठकर चेक भी करे कि टिकट निकले हैं या नहीं। और मुझे यकीन था कि इसी रात में कोई टिकट निकल आएगा। मेरा भाई अभी अभी मुझे कहने लगा कि आपको पूरा यकीन तो है ना कि बात ऐसी है? मैंने कहा कि हाँ, वो लोग पागल थे जिन्होंने इसे 60 लाख रुपए में खरीदा और फिर उनके घर में इतना सारा सोना निकल आया, पहले क्यों नहीं निकला? मेरे भाई ने कहा कि हो सकता है कि इत्तेफाक हो। मैंने कहा कि इत्तेफाक नहीं है, इसकी किस्मत वाकई ही अच्छी है। उसकी माँ ने भी मुझे कहानियां सुनाई थी कि हम लोग बड़े गरीब थे, हमारे सर पर बड़े कर्जे थे और जब ये पैदा हुई तो इसके बाद से हमारे हालात अच्छे हो गए थे। और इसका भाई यानी कि मेरा पति भी अक्सर बताता था कि मुझे उस दिन बाहर के मुल्क जाना था। उस दिन भी इसी की वजह से मेरी जान बची थी और मैं मरते मरते बच गया था, नहीं तो मैं उसी दिन मर जाता और बाहर के मुल्क भी ना जा पाता। कोई ना कोई मामला तो था इसके साथ, और एक ये मामला भी था कि वह एक इंसान से मोहब्बत करती थी। उसने इसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन अब वही इंसान इससे शादी कर रहा था। इसका मतलब है कि इसकी किस्मत अच्छी थी, वो किस्मत वाली थी, तभी तो इसके साथ यह सब हो रहा है। जब मैं इस घर में आई थी तो एक बार मैंने एक और मंजर भी देखा था। मैंने किचन में चूल्हे के ऊपर कुकर रखा था और शायद पानी ज्यादा डाल दिया गया था और वह कुकर फट गया। और जब कुकर फटा तो यह किचन के अंदर ही खड़ी थी, लेकिन इसे कुछ भी नहीं हुआ था, जबकि सारी किचन की दीवारों की अजीब हालत हो गई थी, लेकिन इसे एक भी खरोच नहीं आई थी। कोई अजीब मामला तो था इसके साथ और यह कोई मजाक की बात नहीं थी। मैंने अपने भाई को भी मना लिया और अपने पति को भी। उसने भी कहा कि तुम अपने भाई की जिंदगी बर्बाद कर रही हो, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, अब तुम और तुम्हारा भाई समझो, यह तुम लोगों की मर्जी है। अगर तुम्हारा भाई निकिता को पसंद कर रहा है और उससे शादी करने को तैयार है तो यह उसका बड़प्पन है। मैंने कहा कि उसका बड़प्पन तो यह है कि मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है। वह कहता है कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा जिससे कोई और शादी नहीं कर रहा हो। मेरे माँ बाप ने तो ऐसी ही परवरिश की है। मैंने अपने भाई को अपने पति के सामने बहुत अच्छा बना दिया, जबकि इधर मेरा भाई बार बार एक ही सवाल करता था कि इससे शादी करने के बाद मेरे हालात ठीक तो हो जाएंगे ना, जो मेरे पैसे इधर उधर फंसे हैं वह वापस मिल तो जाएंगे ना। मैं कहती थी कि हाँ, ऐसा ही होगा। मैंने इन दोनों की शादी के सारे इंतजाम करवा दिए और इनकी शादी करवा दी। मेरे पति के आने में अभी 5 महीने बाकी थे। मुझे अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी। मैंने अपने भाई के लिए बड़े बड़ी जगहों से रिश्ते करवाने से इनकार कर दिया था। बहुत सारे रिश्ते थे उसके लिए। मेरी अपनी कज़न थी। मैंने अपने भाई को हर जगह से रिश्तों को इनकार करने को कहा था, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि मैं उसकी शादी बहुत ही खूबसूरत और अमीर लड़की से करवाऊंगी। खैर, मेरा भाई मेरी ननद से शादी करने के लिए राजी हो गया। मैंने शादी की पूरी तैयारी कर ली। मेरा भाई आज दूल्हा बनकर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने आखिर उसके लिए एक ऐसी लड़की की तलाश कर ली थी जो खूबसूरत भी थी और किस्मत वाली भी थी। मैंने जो पैसे अपनी ननद को बेचकर कमाए थे वो सारे पैसे खत्म हो गए थे। मेरा पति तो मुझे सिर्फ घर चलाने के पैसे भेजता था, लेकिन मैंने अपने भाई से कहा था कि अगर उसकी किस्मत बदल गई तो वह मुझे भी याद रखे। उसने कहा था कि क्यों नहीं, वैसे ही करूँगा। इसलिए मेरी इस पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। आज उसकी शादी का पहला दिन था और पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा था। मैं जानती थी कि मैंने अपने भाई की शादी
एक पागल लड़की से करवाई थी, लेकिन मैंने उसका अब तक पागलपन का ऐसा कोई भी काम नहीं देखा था कि मैं कहूँ कि यह वाकई बहुत ज्यादा पागल है। लेकिन फिर भी मैं परेशान थी। मैंने सोचा कि आज के दिन तो अच्छी अच्छी लड़कियां भी परेशान हो जाती हैं, कहीं परेशान होकर कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। मैंने अपने भाई से कहा था कि दरवाजा बंद मत करना, लेकिन उसने दरवाजा बंद कर दिया था। मुझे कमरे में जाने का कोई भी शौक नहीं था। मैंने तो यूं ही कहा था कि अगर कोई परेशानी हो तो कम से कम दरवाजा तो खुला हो। मैं यही सोच रही थी कि उनके दरवाजे से अचानक से कुछ टूटने की आवाज आई, तो मैं उनके कमरे के बाहर चली गई। मैं धीमी कदमों से उनके दरवाजे के पास गई। मैंने अपने कान लगाकर अंदर की आवाजें सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी सही से सुनाई नहीं दे रहा था, ना ही दोनों की कोई आवाज आ रही थी। मेरा दिल भी परेशान था। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन जब मैं वापस जाने लगी तो दरवाजा खुल गया। तभी मुड़कर उनके कमरे के अंदर चली गई। सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। सामने का मंजर बहुत ही भयानक था। मेरे सर पर तो जैसे आसमान गिर गया हो। मेरा भाई इस दुनिया से जा चुका था और मेरी पागल ननद वहीं पर खड़ी थी। मैंने कहा, ये क्या किया तुमने निकिता? मेरे भाई को, अपने पति को तुमने जान से मार दिया। उसने कहा, जब तुमने मुझे बेचा था तब तुम्हें शर्म नहीं आई थी। यह तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं वहां से बचकर आ गई। तुमने तो मुझे बेच दिया और फिर मेरे भाई को यह कह दिया कि मैं घर से भाग गई हूँ। तुम जैसी औरत के साथ यही होना चाहिए था। मैंने कहा, लेकिन तुमने तो मेरे भाई से मोहब्बत करती थी। उसने कहा, तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह लालची था और तुम भी। तुम दोनों मोहब्बत के काबिल नहीं हो। मैंने कहा कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो उसने कहा, मुझे तो कानून भी सजा नहीं देगा क्योंकि मैं तो पागल हूँ। वह वहां से चलती हुई बाहर निकल गई, ना जाने कहाँ चली गई, और मैं अपने जवान भाई को देख रही थी जो मुझे छोड़कर जा चुका था। शायद मुझे ही सजा मिलनी थी जो मैंने उसके साथ बुरा किया था। मुझे यह सब कुछ देखने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तभी तो मेरा दिल घबरा रहा था। मेरी जिंदगी तो पूरी तरह पलट गई थी। उसने अपने भाई को यानी मेरे पति को सब कुछ बता दिया था और उसने भी मुझे छोड़ दिया। मुझे बहुत बड़ी सजा मिली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान कैसे आ गया। हर तरफ से मेरी जिंदगी बिखर गई थी और अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया था। उसने कहा कि उसके पास मेरे जैसी औरत के लिए अब कोई जगह नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे मदद मांगूं या अपनी गिरी हुई इज्जत को कैसे बचाऊं। मुझे अपने भाई की याद आती है जो अब मेरे साथ नहीं था, और मेरी पागल ननद जो मुझे सबक सिखाने के बाद गायब हो गई। यह सब मेरी अपनी लालच का नतीजा था, और अब यह सोच सोच कर मेरा दिल जलता था कि मैं अपने भाई के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने की बजाय उसकी जिंदगी में जहर घोलने की वजह बन गई थी। मुझे अपने घर में हर चीज खाली लग रही थी। दिन भर में मैं सोचती रहती कि अगर मैं वह पैसे और लालच में ना आती तो आज यह दिन देखने न पड़ता। मेरे पति ने मुझे कहा था कि अब वह मुझे कभी भी वापस नहीं लेने आएगा। उसने कहा, तुम्हारी लालच ने सब कुछ खत्म कर दिया। उसने अपने परिवार और अपने ही भाई को अपने खुद के फायदे के लिए दांव पे लगा दिया। ये बातें मुझे रोज याद आती हैं और मेरे दिल को ऐसे लगती हैं जैसे कोई तीर से छेद कर रहा हो। और मैं समझ गई थी कि मेरी अपनी ही गलतियों ने आज मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अब मेरे पास कोई भी अपना नहीं था, ना भाई, ना मेरा पति, और वह लड़की जो अपनी किस्मत के बल पर आज मुझे पर हावी हो गई थी, वह भी गायब हो गई थी। दिन ब दिन मेरी जिंदगी और भी उदास और तन्हाई में घुल रही थी। मुझे लगता था कि जैसे मेरी दुनिया में अब सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और मेरे आगे कोई रास्ता नहीं बचा। शायद यह मेरे अपने बुरे कर्मों की सजा थी और मुझे इसके साथ ही जीना था। हर दिन के साथ मेरी उदासी और गहराई मुझे डुबा रही थी। मैं अक्सर सोचती थी कि अगर मैं अपनी नींद से जागूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह सिर्फ एक सपना था। मेरे घर में अब सिर्फ खालीपन था। मेरे साथ कोई भी नहीं था और मुझे पता था कि मेरी खुद की बनाई हुई समस्याओं का अब मुझे ही सामना करना होगा। मुझे अब लगने लगा था कि लोग मेरी तरफ देखते हैं जैसे उन्हें मेरी गलतियों का पता हो। हर किसी की नज़र मुझ पर ही थी और मैं सिर्फ एक खुदगर्ज औरत की तरह महसूस करती थी।
अपने भाई की शादी का दुख मुझे अंधेरे में घुसने को मजबूर कर रहा था। मैं सोचती थी कि अगर मैं उस लड़की को खुद से खुद ढूंढ लूं तो शायद मुझे यह कुछ सुकून मिले, लेकिन वह तो चली गई थी और मैं उसकी तलाश में निकल गई। मैं उसे हर जगह जहां वह रहती थी लोगों से पूछा, उनसे दोस्ती की। कई लोगों ने मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। मैं अंधेरे में भटक रही थी, जैसे कोई शिकार कर रहा हो। मेरी जिंदगी अब एक खिचड़ी की तरह बन गई थी, जिसमें सब कुछ उल्टा पुल्टा था। तब मुझे याद आया कि मुझे अपने भाई के दोस्तों से मदद लेनी चाहिए, शायद उन्हें उसकी खबर हो। मैंने उनसे बात की, लेकिन उन सब ने सिर्फ मुझे बेकार समझा। एक दोस्त ने तो कह दिया, तुम्हें क्या लगा, तुम्हारे भाई की जिंदगी के लिए कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुमने तो सब कुछ खुद ब खुद खत्म कर दिया। यह सुनकर मेरा दिल और भी टूट गया, लेकिन अब मैं किसी भी तरह से खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा मन था कि मैं अपने भाई की यादों को संभालूं और एक नई शुरुआत करूं। शायद मुझे नए रिश्ते बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मुझे पता था कि सब कुछ भूलने के बाद भी अपनी गलतियों से तो मैं छुटकारा नहीं पा सकूंगी। फिर एक दिन जब मैं घर आई तो मुझे एक खत मिला। खत मेरे भाई के दोस्त का था, जिसमें उसने लिखा था, तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम अपने भाई की इज्जत के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तुम्हें उस लड़की तक पहुंचना होगा, क्योंकि उसके पास तुम्हारे भाई की किस्मत का राज है। यह पढ़कर मेरा दिल उमंग से भर गया। शायद मुझे अब एक मौका मिल रहा था। मैं उस लड़की की तलाश में निकल गई और इस बार मैंने अपने दोस्तों से नहीं, बल्कि उन लोगों से जिन्होंने उस लड़की के साथ काम किया था, उनसे मदद मांगी। मुझे पता था कि मेरा यह आखिरी मौका है। मैं इसे खोना नहीं चाहती थी। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं था और मुझे अपने भाई की इज्जत और उसकी खुशियों को वापस पाने के लिए कुछ भी करना था। मुझे उस लड़की को ढूंढकर उसका राज जानना था, क्योंकि शायद उसी में मेरे भाई की किस्मत छिपी थी। आगे क्या होगा यह देखना होगा। क्या मैं उस लड़की तक पहुंच सकूंगी? क्या मुझे उसका राज जानने को मिलेगा? इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं उसे ढूंढने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगी और यह जानकर ही रहूंगी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।